हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार आप सब लोगों का अपेक्स क्लास एजुटेक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो पेपर चल रहा था 2019 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी 25 तक डिस्कस कर चुके हैं। 2019 वाला कर रहे हैं हम, 2019 वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि ए वेल वाज डग विथ 14 मीटर इनर डायमीटर एंड वाज 8 मीटर डीप। द अर्थ डग आउट ऑफ इट वाज इवेंचुअली आना चाहिए इवनली, ठीक है, स्प्रेड आउट ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइज 10 मीटर बाई 8 मीटर। फाइंड द रेज इन द हाइट ऑफ द प्लॉट। यानी आप एक क्या कर रहे हो, एक कुआं है आपके पास। एक कुएं का जो इनर डायमीटर है वो आपको कितना दे रखा है, इनर डायमीटर 8 मीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास 8/2 यानी 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो डेप्थ है, सॉरी 14 मीटर है, 14 मीटर है ना, 8 नहीं है 14 मीटर है। ये 14 मीटर दे रखी है, तो 14/2 कितना हो जाएगा आपके पास 7 मीटर। और ये जो डेप्थ है ये आपको कितनी दे रखी है, इसकी डेप्थ यानी ऊंचाई 8 मीटर। डेप्थ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। इसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं, इसमें से क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं। और इसमें से मिट्टी निकाल के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना रहे हैं। रेक्टेंगुलर क्या बना रहे हैं, प्लॉट। रेक्टेंगुलर आप जो प्लॉट बना रहे हो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, उस प्लॉट की आपको हाइट निकालनी है। उस प्लॉट की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। यानी प्लॉट की हाइट क्या है, यह हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। जबकि इसका डायमीटर लेंथ जो है ये 10 मीटर दे रखी है और ब्रेथ है वो 8 मीटर दे रखी है। ये 8 मीटर है और ये 10 मीटर है, ये बना रहे हो। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, पहली चीज तो, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। अब ये आपके पास क्या सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर टाइप है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो इसका वॉल्यूम तो πr²h हो गया, क्योंकि यहां से जो मिट्टी निकल रही है उसी से ये बन रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 7 है तो स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एच इस कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एच ले लो आप। और ये एल कितना है, 10 है, बी कितना 8 है, एच आपको निकालना है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो एच इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, 22 × 7/10। तो आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 10 यानी 15.4 मीटर आपका आंसर। 15.4 मीटर इज योर राइट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों की 5 पे पावर 3x + 4 यानी 5⁻³ 4 इक्वल है आपके 25 मल्टीप्लाई बाई 5⁻⁴x - 1। देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो आपको पता है दोनों तरफ बेस सेम बना दो आप। ये 5 पे पावर 3x + 4 है। इस 25 को क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं 5² और ये हो जाएगा 5⁻⁴x - 1। तो बेस सेम होने पे पावर 8 हो जाएगी। 2 + 4x - 1 इज इक्वल टू 5 पे पावर 3x + 4 हो जाएगा। अब बेस सेम होने पे पावर इक्वल हो जाती है दोनों तरफ। तो 3x + 4 इक्वल 2 + 4x - 1। तो हो जाएगा 4x, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और इक्वल 3x + 4। अब इस 1 को इधर लेके आ जाओ और 3x को इधर ले आओ। तो इधर 4x - 3x हो जाएगा और इधर क्या होगा 4 - 1। तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। क्या आ गई, 3। यहां तक कोई दिक्कत, देखो एक माइनस कर लेना आप, एक -3 एक +3 है, तो आपका आंसर आएगा +3। एक -3 होगा, एक +3 होगा। क्लियर है यहां तक, आगे चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देख 2 डिजिट नंबर है आपके पास, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका डिजिट का सम क्या दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। यानी x + y = आपको दे रखा है 9। अब इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखते। तो आपका नंबर ये हो गया, ठीक है। नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जैसे आपके पास 52 बोला, जिसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यूनिट को एज इट इज, और टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तो लिखते हैं। ये 50 + 2 52 आ गया आपके पास। तो बस वो ही मैंने यहाँ पे किया है। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। इस नंबर में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस नंबर में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, द डिजिट्स इंटरचेंज। डिजिट्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। डिजिट्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। यानी y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे। तो नंबर क्या बन जाएगा आपका, 10y + x बन जाएगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है।
या इसमें से 9 माइनस करने पे ही आ रहा है, एक ही बात है, दोनों का डिफरेंस 9 ले लो या इसमें से 9 माइनस करने पे ही आ रहा है। तो 10x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब इन दोनों को इधर ले जाओ और 9 को इधर ले आओ, तो ये दोनों इधर जाएंगे तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और इज इक्वल टू 9। और मैंने बताया था कि जब डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं ना तो इनका डिफरेंस जो होता है वो आपके पास आता है 9x माइनस वाई, और वो दे रखा 9, यानी यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यानी डिजिट का सम तो आ रहा है आपके पास 9 और डिजिट का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1। 10x में से x गया तो 9x और y में से 10y गया तो माइनस के 9y, 9 कॉमन आ गया आपके पास। इस क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर में भी देखा था। तो अब आप ये चीज देखो पहले तो कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं, फिर फास्ट ट्रैक कैसे करेंगे देखेंगे। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पहले भी, x की निकालनी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इनको एक बार ऐड करके 2 का डिवाइड कर देते तो x की वैल्यू आ जाती है 10/2 यानी 5। और अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 2 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 8/2 यानी 4। तो आपका नंबर क्या आ गया 5 और 4 आ गया आपका नंबर, यानी ये 5 ये 4 ये 5 है और ये 4 है, 54 नंबर आ गया। 54 का मतलब बी आपका आंसर, ये तो आपका आंसर आ गया। अब देखो कैसे बिना हम सोल्व किए आंसर पे टिक कैसे करेंगे, बिना सोल्व के आंसर पे टिक आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये देखो सम 9 आ रहा है और डिफरेंस 1 आ रहा है, तो सम 9 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 8 + 1 9, 5 + 4 9, 7 + 2 9, 4 + 5 9, सब में 9 आ रहा है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। 8 - 1 7 आएगा, ये नहीं हो सकता आंसर। 7 - 2 5 आ रहा है, नहीं हो सकता आंसर। 4 में से 5 - 4 यहां भी 1 आ रहा है और यहां भी 1 आ रहा है डिफरेंस, लेकिन 4 - 5 1 आना चाहिए, जबकि 4 - 5 क्या आ रहा है माइनस का 1 आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा। भाई डिफरेंस 1 आना चाहिए ना, सम 9 आ रहा सभी में, डिफरेंस देखो 1 आना चाहिए। एक तरीका ये, दूसरा तरीका आपको ये करने की भी जरूरत नहीं, यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं थी, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको क्या बोला जा रहा है, अगर इस नंबर में से 9 माइनस करें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, तो आप सभी में से 9 माइनस करके देखो कि डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं क्या। इसमें से 9 माइनस करूंगा तो 72 आ रहा है, क्या डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपके पास 45 आ रहे हैं, क्या डिजिट्स रिवर्स हो गया, बिल्कुल हो रहे हैं। 4 यहाँ पे, तब 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63, क्या डिजिट्स रिवर्स हो रहे क्या, नहीं हो रहे। इसमें भी नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे। इसमें 9 माइनस करके देखो 36, डिजिट्स रिवर्स हो रहे क्या, नहीं हो रहे। एक ही आंसर आएगा बी आपका करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, बिना सोल्व के आंसर पे टिक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 29, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यू आर गिवन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स एज फॉलो। आपको एक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 2 नंबर्स का, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। ठीक है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास a है, ये आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय ये b है और ये 2 है, ये 1 है, ये c है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 9 है, ये d है और ये 2 है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। ये आपके पास e है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास f है, ये आपके पास g है, ये आपके पास 6 है। आपको बताना कि a b c d की वैल्यू क्या होगी, समझना बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करो, एक देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 3 जा 6 आ रहा है, 2 3 जा कितना आ रहा है 6। अब मैं यहाँ पे क्या रखूं कि 4 आ जाए, तो मैं इसकी जगह 2 रख सकता हूं, क्योंकि 2 2 जा मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 2 2 जा मेरे पास क्या आ रहा है 4। एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2 ही वैल्यू दे रही है, एक तो 2 और एक 7, तो पहले 2 रख के देख लो, आप पहले 2 रख के देख लो। मैं एक की वैल्यू 2 रख रहा हूं, यहाँ पे समझना, एक की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं 2 रख रहा हूं। एक की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा कितना आ गया 4 आ गया, और 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो सी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0, सी की वैल्यू क्या मिल गई 0, बिल्कुल 2 पे सी की वैल्यू 0 मिल रही है, 2 पे सी की वैल्यू क्या मिल रही है 0, यहाँ पे 2 पे सी की वैल्यू क्या मिल रही है 1, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और 7 पे 7 तो अभी लिया ही नहीं हमने। आगे देखो, अब बी की वैल्यू क्या रखें हम, बी की वैल्यू 4 रखो, बी की वैल्यू 4 रख के देखो, बी की वैल्यू 4 लो। अब मैं अगर बी की वैल्यू 4 रखता हूं, चेक करो सब पे, यहां पे 4 रखता हूं तो 4 3 जा 12, 12 1 कैरी 1 बचा, फिर 4 2 जा 8 1 9 आ रहा है, बिल्कुल 4 5 जा 20 आना चाहिए, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 0, 22 0 0 आना चाहिए। डी की वैल्यू 0 आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है 0, डी की वैल्यू भी 0 आ रही है, मैच कर रही है, डी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से समझना, डी की वैल्यू 0 आने के बाद ये 6 एज इट इज आ गया, 4 2 6, जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। ठीक है, और 0 + 9 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 9 आनी चाहिए,
और 1 प्लस 0 1 आ रहा है, और ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। क्या मैच कर रही है क्या? बिल्कुल, ई की वैल्यू 2 आ रही है, एफ की वैल्यू 9 आ रही है, जी की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब यही ऑप्शन आपका राइट होगा, यही ऑप्शन आपका राइट होगा। अब आप साथ रख के चेक भी करोगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ऑप्शंस राइट नहीं हो सकते। जब एक हमने चेक कर लिया तो बाकी अपने आप ही गलत हो जाएंगे सारे के सारे। अब आप 7 रख के देखो, नहीं बैठेगा आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत आया समझ में? भाई हमने एक की वैल्यू देखो, दो चॉइसेस है, एक की वैल्यू या तो ऑप्शन में 2 है या 7 है, तो पहले आप 2 पे चेक करो, छोटी वैल्यू पे। तो हमने 2 पे लिया, अब यहाँ 2 रखा तो 2 2 जा 4 आ रहा है। अब या तो 2 हो सकता है या 7 हो सकता है, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो मैंने 2 लिया यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 आ गया, फिर 2 5 जा 10 आएगा यहाँ पे, तो ये तो 0 आ गया। सी की वैल्यू तो 0 आ गई, क्योंकि कुछ भी हो, अगर यहाँ पे कैरी होती तो ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन कैरी नहीं है, इसलिए 2 5 जा 10 आ गया। अब सी की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू 0 यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे 2 में सी की वैल्यू 1 आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है, सी की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी की वैल्यू ली, जब ए की वैल्यू 2 ली तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, 4, तो हमने बी की वैल्यू 4 ली। 4 3 जा 12, फिर कितना बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 कैरी का कितना आ गया, 9 आ गया, 4 5 जा कितना आ गया 20, यानी डी की वैल्यू 0 आ गई। डी की वैल्यू 0 है क्या, बिल्कुल, अगर डी की वैल्यू 0 नहीं होती तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ठीक है। तो डी की वैल्यू भी 0 आ रही है। अब आगे देखो 6 एज इट इज, 4 2 6 आ जाएगा, तो जी की वैल्यू 6 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद देखो 9 प्लस 0 9, एफ की वैल्यू 9 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद 1 प्लस 0 1 आ रहा है, तो और ई की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स में क्या होते हैं, रेड कितने होते हैं आपके पास, रेड होते हैं 26, और ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक होते 26। आपको क्या बोला जा रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड बीइंग ए ब्लैक 10 और ए किंग, ब्लैक 10 और ए किंग। अब देखो किंग कितने होते हैं टोटल, किंग कितने होते हैं टोटल, 4 किंग होते हैं, कितने होते हैं 4, और ब्लैक 10 कितने होते हैं आपके पास, ब्लैक 10 कितने होते हैं। अब ब्लैक में भी 2 होते हैं आपके पास, ब्लैक में भी 2 होते हैं, एक तो आपके पास ये होता है, ठीक है, स्पेड, और एक आपके पास क्या होता है ब्लैक, ब्लैक में ये होता है क्लब, ठीक है। तो एक इसका होता है ब्लैक 10, एक इसका होता है ब्लैक 10, ब्लैक 10, तो कितने हो गए टोटल, 2 हो गए। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6, यानी 52 में से आपके पास 6 आ रहे हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ये आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इतने केसेस पॉसिबल हो, 6 केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, और ये हो गया 26, तो 3/26 आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, 3/26 आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर आया। आया नहीं आया समझ में? अरे भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है या नहीं है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम तो 52 होंगे, फेवरेबल क्या होंगे, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि 2 में से ब्लैक कोई सा भी आ सकता है, और 6 किंग, 4 किंग में से कोई सा भी आ सकता है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 6/52, मतलब 3/26। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है कि स्पाइडर इज क्लाइंबिंग ए वॉल, एक स्पाइडर है आपके पास, एक स्पाइडर है, ध्यान से समझना, ठीक है, एक स्पाइडर है, ये क्या कर रहा है, एक वॉल पे चढ़ रहा है, उल्टा बना दिया ना हमने, उल्टा बना दिया। एक स्पाइडर है आपके पास, ये क्या कर रहा है, एक वॉल पे चढ़ रहा है, एक वॉल पे चढ़ रहा है आपके पास। आपको क्या बोला जा रहा है, पहले वो 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, वो 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, यानी 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर वो चढ़ जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, एंड फॉल बैक 3 सेंटीमीटर, क्लाइम्स अप अनदर, फॉल बैक 3 सेंटीमीटर, वापस 3 सेंटीमीटर वापस आता है, वापस 3 सेंटीमीटर आ जाता है, यानी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सेंटीमीटर वापस आ जाता है। अब क्या बोला जा रहा है,
एंड क्लाइम्स अप अनदर 4 सेंटीमीटर, वापस 4 सेंटीमीटर चढ़ता है, 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर वापस चढ़ता है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर वापस चढ़ गया। आगे क्या बोला जा रहा है, फॉल बैक 6 सेंटीमीटर, वापस 6 सेंटीमीटर वापस आता है, तो 1 2 4 तो ये हो गया, 5 और 6 वापस यहां पे आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सेंटीमीटर वापस आ गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, एंड क्लाइम अप अनदर 5 सेंटीमीटर, वापस 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 वापस 5 सेंटीमीटर चढ़ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 ये हो गया 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 2 3, यहां तक कोई दिक्कत। आपको बोला जा रहा है हाउ फार द स्पाइडर हैज क्लाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब स्पाइडर कहां पे है, यहां पर है, तो कितना दूर है, ये 5 मीटर दूर है, कितना दूर है, 5 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। 5 सेंटीमीटर, मीटर नहीं भाई, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चढ़ रहा तो सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर दूर है। एक तरीका और है करने का, कैसे है देखो मैं बताता हूं डायरेक्ट मेथड, कि पहले वो 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, फिर 3 सेंटीमीटर वापस डाउन हो जाता है, फिर वापस 4 सेंटीमीटर चढ़ता है, फिर वापस 6 सेंटीमीटर वापस डाउन हो जाता है, फिर वापस 5 चढ़ता है। तो अब देखो क्या हो रहा है आपके पास, प्लस प्लस वाली को ऐड करो, 5 5 10 और 14 हो गया, -9, तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 3% for the second year and 2% for the third year। आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। पहले साल 4% ब्याज लग रहा है, दूसरे साल 3%, पहले साल और तीसरे साल 2%, ठीक है। 5000 रुपए, ध्यान से समझना, 5000 रुपए है आपके पास, आपके पास 5000 रुपए है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो आपके पास 4% ब्याज लग रहा है, 4% निकालोगे 500 का तो कितना आएगा आपके पास, 4% निकालो 5000 का, 20 से 20 कैंसिल, 200 रुपए ब्याज लग रहा है। अब 200 रुपए ब्याज लग रहा है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 5200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5200 ऐड करोगे तो, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5200 होगा नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर कितना ब्याज लग रहा है आपका, सेकंड ईयर, अगर सेकंड ईयर की हम बात करें तो सेकंड ईयर आपके 3% ब्याज लग रहा है, इस पे 3% लगेगा तो 3/100 इंटू 5200 पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, 5200 पे, क्योंकि टोटल अमाउंट पे ब्याज लगता है। 20 से 20 कैंसिल, 3 2 6, 3 5 15, 156 का ब्याज लग रहा है, किसका लग रहा है, 156 का ब्याज लग रहा है। तो 156 आप वापस ऐड करोगे इसमें तो कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5356, ठीक है अमाउंट। अब थर्ड ईयर की फिर बात करते हैं, तो थर्ड ईयर कितना ब्याज लग रहा है आपके पास, थर्ड ईयर लग रहा है 2% ब्याज, तो 2% निकालो, 2/100 इंटू 5,356, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11 और 2 3 6 और 7, 2 5 10, तो 107.12 ब्याज लग गया। 100 का भाग लगाओगे तो 107.12 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा पॉइंट, ठीक है, और 7 × 13 आएगा, 1 बचा, फिर 5 × 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कितना आएगा, 5 × 6 और 3 × 4 आ जाएगा, 5463.12। ये तो आपका टोटल अमाउंट हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कहां दे रखा है, 5463 इसी में दे रखा है और किसी में नहीं है। 5463 ये अमाउंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी अमाउंट गलत है, 5436 नहीं 5463 आंसर आएगा। अब टोटल अमाउंट तो ये हो गया, ब्याज अपने आप आ जाएगा, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, तो CI जो है ब्याज वो कितना आएगा, 5463.12 माइनस 5000, तो कितना आएगा आपके पास 463.12, ये आपका ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया आपका ब्याज। या इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, फर्स्ट इनको ऐड कर दो, ये ब्याज ही तो है आपका, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 463.12 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ऐड कर दो इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आगे चले, अगला क्वेश्चन 33,
क्वेश्चन नंबर 33 बोला था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर, यानी इन नंबर से जो डिविजिबल होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। तो जो छोटे से छोटा नंबर जो होता है जो इनसे डिविजिबल होता है वो इनका एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम 8, 9 और 10, और वो कितना आएगा आपके पास? 360 आएगा। क्या आएगा? 360। तो जो नंबर आएगा अब 360 तो क्या है? 360 तो जो है वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसका अगला जो नंबर अगर तीनों से डिविजिबल चाहिए तो जो तीनों से डिविजिबल नंबर होंगे इसके मल्टीपल होंगे। वो क्या होंगे? इसके मल्टीपल। एन की वैल्यू कुछ भी रख दो। अब देखो अगर इसकी बात करता हूं मैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 0 को हटाओ, 29 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। 39 है क्या? नहीं है। तो आपका आंसर यही आएगा। तो n इक्वल 10 रख दो यहाँ पे। n इक्वल 10 रखोगे तो 3600 आपका क्या आ जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। आप n इक्वल 1 2 3 रख के देखो, आप n इक्वल 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? 360 आएगा। n इक्वल 2 रखोगे तो 360 इंटू 2 720 आएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n इक्वल 3 रख के देखो, 360 इंटू 3 इज इक्वल टू 1080, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n इक्वल टू 4 रखो, तो ऐसे करके n इक्वल 10 रखोगे ना तो आपके पास 360 इंटू 10 यानी 3600 आएगा, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है और किसका? 60 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका है? 60 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि पहली छोटी से छोटी संख्या ये है जो तीनों से डिविजिबल है। आगे की जो संख्या आएगी वो इसके मल्टीपल आएगी। आगे की जो संख्या जो तीनों से डिविजिबल हो इसकी क्या आएगी? मल्टीपल आएगी। 360 1 1 जा 360, 360 2 जा 720, इनके मल्टीपल। क्योंकि 360 से अगर ये तीनों ये नंबर ये 360 अगर तीनों से डिविजिबल है तो इनके इसके मल्टीपल भी तीनों से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन। इफ 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650 बाई 19, यानी जो 25% है किसी नंबर का 25% ऑफ अ नंबर n इज जो ये किस इसके 650 के 80% ऑफ 650 से कितना लेस देन है? 19 लेस देन है। ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ। 25 आपको तो n की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकाल लो यहीं से डायरेक्ट। देन फाइंड द नंबर निकालना है। 25/100 आ जाएगा आपके पास और इंटू n आ जाएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 18/100 आ जाएगा आपके पास और इंटू 650 आ जाएगा और -19। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 13 जा ये आ जाएगा, 2 9 जा 18, 13 9 जा कितना आ जाएगा? 117 और माइनस ये 19 इक्वल कितना आएगा आपके पास? 98। और इक्वल क्या आ गया आपके पास? 25। इसको काट दो, इससे 4 बार कट जाएगा। 4 बार कट जाएगा कितनी बार? 4 टाइम्स। तो n/4 आ जाएगा आपके पास। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 98। तो 4 9 8 जा 32 3, 32 आ रहा तो एक ही ऑप्शन होगा लास्ट में यूनिट डिजिट 2। इकाई का 2 आ रहा ना, यूनिट डिजिट 2 इसमें आ रहा है, नहीं हो सकते आंसर। 4 8 जा 32 3, 4 9 जा 36 3, 39, दिस इज योर आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? यानी 25% ऑफ अ नंबर इज 19 लेस देन इस 80% ऑफ 650। इसके 18% से 90 माइनस है, इसके 18% से 90 कम है, ये 25% ऑफ ए नंबर। ठीक, आगे बढ़े तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% इज द सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यानी आपको क्या दे रखा है? एक कॉस्ट प्राइस है आपके पास और एक सेल प्राइस है। अगर सेल प्राइस मेरे पास 100 है तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना है? 25% है। इसका कितना है? 25%। 100 का 25% कितना होगा? 25 हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर ये 100 रुपए है तो इसका 25% कितना हो गया? 25। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 1% 1 होता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 50% 50 होता है। ठीक है भाई, 100 का आप 25% निकालोगे ना, 25 और 100, तो आपके पास 25 ही आएगा। कितना आएगा? 25। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा बताइए? आपको प्रॉफिट हो रहा 75 का। कितने का हो रहा? 75 का। और ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस। 3 गुने का मतलब 300% का प्रॉफिट होगा। 300%। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है कि कॉस्ट प्राइस का कितना मल्टीपल हो। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसका 3 गुना है ये, तो ये आ जाएगा 75/25 इंटू 100। तो जितना गुना होता है ना उतना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ जाएगा। तो 300% आपका आंसर। डायरेक्ट भी देखो कितना मल्टीपल है, 3 गुना है ये। 75 25 का कितना गुना है? 3 गुना। ये प्लस 75 है, ध्यान रखना। ये क्या है आपके पास? प्लस का 75 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स इसका मतलब
2 टाइम्स होता तो 200%, 1 टाइम होता तो 100%, अगर हाफ होता तो 50% और 3 टाइम्स है तो 300%। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ 4ab एंड ब्रेथ 6b स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है आपके पास? लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ आपको 4ab दे रखा है और ब्रेथ आपको 6b स्क्वायर दे रखा है। तो 6 4 जा 24 a और b स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा? b क्यूब। तो 24 a b क्यूब। सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हैविंग इट्स लेंथ हाइट 9 आपको डेसीमीटर दे रखा है एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 25 डेसीमीटर। देखो एक कॉन है आपके पास, पहले एक कॉन बना लेते सुंदर सा, ठीक है, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये कौन है आपके पास? ये कौन बन गया आपका, ठीक है, ये कौन होता है। और इसमें मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, ये सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है और ये इसकी रेडियस होती है यहाँ पे। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे निकालूंगा, यहाँ से इस ट्राइंगल को मैं अगर निकालूंगा एक्स्ट्रा में, ध्यान समझना, तो ये जो ट्राइंगल है आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपकी हाइट होगी, ये आपकी रेडियस होगी r, ठीक है, और ये आपकी स्लैंट हाइट होगी, ये वाली स्लैंट हाइट। तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस। और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये आपका बेस हो गया। तो आपको क्या दे रखा, स्लैंट हाइट 9 दे रखी है, ये आपको 9 दे रखी है, और बेस डायमीटर जो है, बेस का डायमीटर d इक्वल टू 24 दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2, यानी कितना होएगा 24/2 यानी 12 dm। ये 12 dm हो गया, कितना हो गया 12 dm। तो ये आपके पास कितना आ गया 12 dm आ गया, 12 dm। और ये आपके पास कितना आ गया 9 dm आ गया। अब देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, लेकिन ये तो इससे छोटी हो गई, ये तो इससे छोटी होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन ही रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है। हो सकता है ये 9 आपको ये हाइट दे रखी हो, 9 आपको ये हाइट दे रखी है, आपको पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल टीए से जो होता है वो तो हमें पता क्या होता है इसका, ये होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस आर। लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। अगर आप आंसर निकालोगे ना इसके अकॉर्डिंग 22/7, r कितना है आपके पास 12, और ये कितना होगा 12 + 9, ठीक है, फाइनली कितना हो गया आपके पास 22/7 इंटू 12 और इंटू ये हो गया 21, तो इस 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 12 2 जा ये कितना होगा 66 इंटू 12, तो आप जब करोगे तो 12 6 जा 72 7, 12 6 जा 72 7 79 dm स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आपको दे तो रखा है, यहाँ पे दे तो रखा स्क्वायर dm, लेकिन ये गलत है, ये गलत है भाई, ठीक है। आप निकाल ही नहीं सकते, आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा है। L जो होती है, L हमेशा बड़ी होती है H और R दोनों से, H और R दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है L, क्योंकि L का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है अंडर रूट में h² प्लस r² होता है, तो बड़ा होता है हमेशा। ये क्या होता है आपके पास अंडर रूट में h² प्लस r² होता है, ठीक है, कैपिटल R²। तो ध्यान रखना ये सबसे बड़ी L9 हो ही नहीं सकती, L9 हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी, इससे छोटी हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी होगी। तो अगर इसमें क्वेश्चन में ये हो सकता है कि 9 हाइट दे रखी हो, अगर 9 हाइट दे रखी हो तो क्या करेंगे समझना, अगर 9 आपको हाइट दे रखी हो तो फिर कैसे करेंगे। अगर ये 9 dm है और ये 12 dm है r और ये h दे रखा है, तो स्लैंट हाइट l क्या होती है, अंडर रूट में h² प्लस r² होती है। इससे आप निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में आप निकालो 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15, और ये डायरेक्ट भी आ रहा 15, क्योंकि 9 12 और 15 है, पाइथागोरियन ट्रिक होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट,
पाइथागोरन ट्रिपलेट, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 15 स्क्वायर होता है। तो ये हाइपोटेनिस होता है आपका, ठीक है, हाइपोटेनिस ले सकते हैं हम इसको। तो ये हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। 15L आ गया। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, TSA बराबर क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में R प्लस एल, क्लियर है। तो 22/7 और R कितना है आपके पास 12 इंटू R प्लस एल आएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 12 प्लस एल कितना 15, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 27। तो मल्टीप्लाई करो इनको, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 27 टू जा कितना होगा 54, 5 27 टू जा 54 और 5 59 और इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7, फाइनल आएगा 12 4 जा 48, 4 12 9 जा 108, 4 कितना होगा 112, तो 11 बचेगा, 12 5 जा 60, 11 71/7 डिवाइड करोगे तो 1 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 5 जा 36। ये DM स्क्वायर आना चाहिए एरिया, जो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ध्यान रखना, अगर ये 9 हो तो ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो गलत है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है। 9 ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन ए स्पेयर टचिंग इट्स साइड, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन अस, वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन अस। तो आपके पास एक क्यूब है, सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं, अच्छा सा एक क्यूब बना लेते हैं, ध्यान से समझना। ये क्यूब है आपके पास, और इसमें आपके एक स्पेयर बना हुआ है, स्पेयर भी बना देते हैं। लो जी, एक स्पेयर बनाना है आपको जो इसकी चारों साइड्स को टच करता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। चारों साइड्स को ऊपर नीचे बॉटम टच करना चाहिए, बॉटम वगैरह सब टच करना चाहिए। ये देखो थोड़ा तिरछी है ना, तो मैं इसको ऐसे टच करा रहा हूं, सेंटर में टच करा रहा हूं इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे ले लो आप, सेंटर में मैं इसको टच करा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बन रहा है, ये ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में है यहाँ पे। और ये जो डायमीटर है आपका, ये इसकी साइड के बराबर आएगा, साइड के बराबर, ठीक है। तो जब इस पे ये बनेगा ना टॉप कैसा बनेगा आपके, टॉप अगर देखो जाए, टॉप की बात करूं तो मैं टॉप की बात कर रहा हूं मैं, टॉप। तो ये आपकी स्पेयर आएगा ऐसा, ठीक है, स्पेयर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा स्पेयर, ऐसे टच करता हुआ जाएगा, इसको टच करता हुआ। तो आपको बताना जो बचा हुआ सरफेस है, ये गोला है, एक बॉल है इसके अंदर रखी हुई है, तो जो इसका डायमीटर होगा ना D, इसकी साइड के बराबर होगा, इसकी साइड के बराबर होगा डायमीटर, ये दोनों सरफेस को टच कर रहा है। तो आपको जो शेष बचा हुआ उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ समझना, वॉल्यूम ऑफ इस क्यूब में से, वॉल्यूम ऑफ इस क्यूब में से, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को माइनस करो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है, आप सभी को पता है। और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर निकालना बहुत जरूरी है। साइड कितनी है आपके पास, 4 क्यूब है, माइनस 4/3 पाई, और आर आपको निकालनी है। आर कितनी हो जाएगी, साइड बाई टू मतलब 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 22/7 कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा ये 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 है ना वहां पे, साइड 4 है, तो डायमीटर आपके पास ही हो जाएगा, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो ये 4 क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, एक कितना हो गया 2 2 8 8 4 जा 32 माइनस 32 इंटू 11 इंटू 2 कर लो इसको, और ये हो जाएगा आपके पास 21। तो ये आपके पास हो गया 64/1 माइनस ये हो गया 64 इंटू 11/21। यहाँ तक कोई दिक्कत, 64 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 11/21। तो ये फाइनली आपके पास क्या बचेगा, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, 64 इंटू 21
देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, 1/1 माइनस 11/21, मैं इसको 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 21 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 21 माइनस 11 10 आ जाएगा, तो जाएगा आपके पास 640/21। तो डिवाइड करो, डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 640/21 आप जब करोगे तो आएगा 21 3 जा 63, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, और 21 4 जा 84, फिर 16, 21 7 जा 147, और फिर 21 6 जा ये अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट आप लिखोगे तो 30.48 आएगा आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर 30.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इट्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक आपके पास सर्कल है और इसकी एक कोड है, इसकी क्या है, कोड है, समझना, ये कोड है आपके पास, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, और सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये आपको कितनी दे रखी है बताइए, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर दे रखी है आपको, लेंथ तो 6 है, अगर लेंथ आपके पास 6 है तो आपको पता है परपेंडिकुलर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो 3 आ जाएगा आपके पास, 6 है तो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसकी जो डिस्टेंस है कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, आपको बताना है कि इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस आपको निकालनी है, रेडियस, तो आपको पता है इस ट्राइंगल को आप अलग से निकाल लो, आप इस ट्राइंगल को जब निकालोगे तो आपके पास क्या होगा समझना, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक होती है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना इसलिए, तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट में 25, और इसका रूट क्या आएगा आपके पास 5 आ जाएगा, कर लेना आप, ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 160, 40 ऑब्जर्वेशन का मीन 160 है, इट वॉज डिटेक्टेड ऑन रिचेकिंग दैट द वैल्यू 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 125, यानी 165 की जगह आपने 125 कॉपी कर दिया गलती से, जबकि करना चाहिए था आपको 165। फॉर कंप्यूटेशन फॉर मीन फाइंड द करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, पहले तो सम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन, सम कैसे निकालते हैं, मीन, सम कैसे निकालते हैं, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन पढ़ाया तो मैंने बताया था, मीन कितना आपके पास 160 है, ऑब्जर्वेशन कितने 40, तो कितना आएगा आपके पास 6400, ये सम आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 160 करना, 165 की जगह वॉज रॉन्गली कॉपी एज ए 125 हटा के और इसकी जगह सही ऐड करो 165, इसकी जगह ये ऐड कर दिया आपने, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, ये आ गया आपके पास 6400 प्लस 40, तो ये हो गया 6440, ये आपके सम आ गया, ठीक है, क्या बोल रहा है, डिटेक्टेड ऑन चेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, अब इसमें 40 का डिवाइड कर दो, 40 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा आपके पास 161, कितना आएगा आपके पास 6 एवरेज, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज क्या आएगा, न्यू मीन बोल सकते हो आप, वो आएगा आपके पास 6440 सम अपॉन 40, तो 0 ये हो जाएगा आपके पास 1 और आपके पास 161 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 क्या बोल रहा है देखो, डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125, यानी 165 की जगह 125 रॉन्गली हो गया, गलती से हो गया, तो 125 को हटाओ उसकी जगह 165 ऐड करो, तो न्यू सम आपके पास ये आ गया। तो मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत यहां तक,
ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। आपको बोला जा रहा है इफ x प्लस वाई इक्वल 12 और xy इक्वल 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है x प्लस वाई क्यूब का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, x होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालना तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। तो वैल्यूज रखो, यहाँ पे आ जाएगा 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 27 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12। तो हो जाएगा 1728 होता है माइनस 81 इंटू 12। तो आपके कितना आएगा 1728 माइनस 12 1 जा 12 2 96 और 197 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये 8 में से 2 गया 6 5 और 7 756 आपका राइट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6 and 1/4% एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पे। यानी आपके क्या हो रहा, जो मनी है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। कितनी हो रही है? डबल हो रही है। तो बताओ ब्याज कितना लग रहा है? कोई मनी डबल हो रही है कितनी रेट पे? इस रेट पे। आर आपको कितना दे रहेगा? 6 से 1/4%। तो 6 चौका 24 रे कितना हो गया? 25/4% हो गया ये। इस रेट से मनी क्या हो रही है? डबल हो रही है आपकी। अब डबल हो रही है तो ब्याज कितना लगेगा? पी, क्योंकि पी प्लस पी डबल हो रहा है। ब्याज कितना है आपका? पी है। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, यही होता है। तो एसआई कितना दे रखा है? पी दे रखा है, ये हो गया पी इंटू आर कितना? 25/4 दे रखा है और टी आपको निकालना है। और नीचे क्या हो गया आपके पास? 100 हो गया। पी से पी कट जाएगा, ठीक है, ये 100 इधर चला जाएगा। तो 100 बराबर आपके पास आ गया 25/4 इंटू आपके पास आ गया टी। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से 4 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ईयर। तो 16 ईयर आपका आंसर, 16 ईयर आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 43 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी एंड देन द एरिया ऑफ एबीईडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीईडी, ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल बीईडी। आपको बीईडी का एरिया बताना है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। आपके पास ये ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। ये आपके पास ट्राइंगल है, इसमें आपके क्या है? एक मीडियन है। आपको क्या दे रखा है? एक मीडियन दे रखा है। समझने की कोशिश करना। ए बी सी है, ये ए बी सी है। तो मैं नाम दे देता हूं इसको ए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। मीडियन क्या होती है? एडी, मीडियन एडी है। तो एडी मीडियन है। मीडियन होती है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो इनका मिड पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? डी हो गया। तो इस ए को डी से मिलाना है, इस ए को क्या करना है? इस डी से मिलाना है। एडी आपकी क्या हो जाएगी? मिड पॉइंट, मीडियन हो जाएगी। ये एडी आपकी क्या है? मीडियन है। ये क्या होगी? मीडियन। अब मीडियन क्या होती है? किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। यानी इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। सपोज करो इसका एरिया हम 2 ले लेते हैं, तो इसका एरिया भी क्या होगा? 2 होगा। इसका एरिया भी क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। इसका एरिया आपके पास 2 है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? आपके पास 2 होगा। इक्वल इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। ये जो एडी है इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसको, वो ई है आपके पास। वो क्या है आपके पास? ई है। समझने की कोशिश करना, वो क्या है आपके पास? ई, ठीक है। अब आपको बोला क्या जा रहा है कि ट्राइंगल बीईडी का एरिया, बीईडी का एरिया। तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं, यहाँ पे इसको इससे मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो आप ये बताओ, अगर ये मिड पॉइंट हो गया ई, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? आपके पास इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो ये वाले ट्राइंगल की ये क्या हो गई? मीडियन हो गई। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, तो ये दोनों इक्वल है
तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका ई। तो ये बी ई जो है वो इस ट्राइंगल की क्या होगी, मीडियन, यानी इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका पूरे का 2 है, तो इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 1 हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में, बताइए मुझे। ठीक है भाई, ये क्या होगी, इसकी बीई मीडियन होगी यहां पे। तो बीई इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD की मीडियन होगी, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। मीडियन हमेशा किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे इन दोनों को की, इसका 2 था, इसका 2 था एरिया। अब इस 2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 1 1 में, और इसका एरिया कितना है, अभी भी 2 है। तो आपको पूछ रहा है कि जो BED का एरिया है ना, ये 1, ये पूरे ट्राइंगल का कितना है, 1/4 है। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ABC। इसका एरिया हमने क्या लिया, 2 और 2 4 आ गया, 2 + 2 = क्या आ गया आपके पास, 4। तो एरिया ऑफ BED इक्वल कितना है आपके पास, BED इक्वल कितना हमने लिया, 1 लिया। तो इसका क्या 1/4 है, यानी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। आया नहीं आया समझ में। कुछ भी ले लो, 1 मतलब कुछ भी ले लो आप। अगर ये 5 लोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो 1/4 होगा कुल मिला के, यानी 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं ना, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर दूं, तो ये भी इसकी मीडियन हो जाएगी, तो ये भी 1 और 1 हो जाएगा आपके पास। तो 1 1 1 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई, ये अगर मिड पॉइंट है। तो पूरा एक ट्राइंगल है ना, छोटा वाला, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया पूरे ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पूरे ट्राइंगल का 4 है, तो इसका कितना 1 है, 1/4 हो जाएगा पूरे का। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यानी ये स्पेरिकल बलून है आपके पास, ये स्पेरिकल बलून है। ठीक है, ये 2 बलून है, इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी। अब आपने इसमें हवा भर दी तो बलून बड़ा हो गया, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर होगी। आपको बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है बलून का, सरफेस एरिया जो होता है आपके पास वो क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, इसको R1 ले लेते, इसको R2, तो 4πr² होता है। तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 4πr1² इज टू 4πr2²। रेशियो ले लो आप, तो 4π से 4π कट जाएगा, तो R1² इज टू R2²। तो R1 कितना आएगा, 7² इज टू 14²। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 7 इज टू 14 इज टू 14। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 2 2 जा 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1:4 आपका राइट आंसर, 1:4 आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत भाई, क्लियर है। तो रेशियो हमने निकाल लिया, 1:4 आपका आंसर आ गया। ये 2 है यहाँ पे, 22 नहीं है, 2 है यहाँ पे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, हमें ध्यान से समझना। 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास और वर्टिकल क्या है उनके, इक्वल है। 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है आपके पास और दूसरा एक ये ट्राइंगल है। इनके वर्टिकल एंगल क्या दे रखे हैं आपको, बराबर दे रखे हैं। ये वर्टिकल एंगल क्या दे रखे हैं, बराबर। अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा। और इसकी ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स भी बराबर है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ लो, अगर ये y डिग्री है तो ये भी क्या होगा, y डिग्री होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर इसको मैं 30 डिग्री लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो इधर भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 75 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, और अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इनका एरिया का रेशियो आपको दे रखा है 25/36, तो उसका एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके पास, सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड, कोई भी एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो, ठीक है, उनको नाम दे देते हैं ABC PQR। जो इनका एरिया का रेशियो आएगा, सिमिलर, दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर है। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, सिमिलर है ट्राइंगल PQR। ध्यान से समझना, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनका एरिया का जो रेशियो आएगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन
एरिया ऑफ पी क्यू आर वो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, एल्टीट्यूड लेंगे। इसका एल्टीट्यूड h1 है, इसका एल्टीट्यूड h2 है, तो h1 और h2 ले लेते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, h1 और h2 का स्क्वायर के इक्वल आता है, और वो आपको कितना दे रखा है 25/36। एरिया का रेशियो क्या दे रखा है 25/36। तो यहाँ से h1 और h2 निकालूंगा तो क्या आएगा आपके पास अंडर रूट 25/36 आएगा। 25 का अंडर रूट 5, 36 का 6, तो 5:6 आपका आंसर आ जाएगा। 5:6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपको बोल रहा है द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज। इफ डिविडेंड इज 16% देन व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम 600 शेयर्स। तो पहले तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ, समझना, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर वो क्या आएगी आपके पास 600 इंटू 10, तो कितनी आएगी आपके पास 6000। अब इसका 16% आपको डिविडेंड है, तो इनकम क्या आएगी आपके पास, इनकम इक्वल टू आ जाएगा 16% ऑफ 6000, 16% ऑफ 6000। तो कितना आएगा आपके पास ये 16/100 इंटू 6000। जो डिविडेंड होता है वो इनकम होती है। 0 2 0 2 0 कैंसिल, 16 6 96, 960 आपका राइट आंसर, 960 आपका राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्या बोल रहा है, ए सॉलिड गोल्ड बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड एंड द ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। एक सॉलिड आपके पास बॉल है, उस बॉल को आप क्या बना रहे हो, एक वायर बना रहे हो, और वायर कैसा होता है आपका सिलेंड्रिकल, क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है। तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके रेडियस r है तो, और इसकी अगर रेडियस, ये डायमीटर d होता है, अगर ये डायमीटर d है और रेडियस स्मॉल r है, तो इसका वॉल्यूम तो हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा आपके पास बराबर होगा। इसका वॉल्यूम होगा आपके पास, बॉल का वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब ले लेंगे, और इसका होता है आपके पास पाई r स्क्वायर h। h क्या होगी इसकी लंबाई, लंबाई ले लो या l ले लो, एक ही बात है, ठीक है। आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख लो। जो बॉल की रेडियस है वो 7 दे रखी है, और इसका जो डायमीटर 0.2 दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 1, 0.1 आ जाएगी, और आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इधर आ जाएगा आपके पास 0.1 इंटू 0.1 इंटू h, तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हो गया आपके पास 343, 4 इंटू 343 इंटू ये 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3। मीटर में निकालना है, ये सेंटीमीटर में आपके पास, इक्वल टू h। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो 4 तिया 12 आएगा आपके पास, 4 तिया 12 और 2 0 आगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, और 3 का डिवाइड करो, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 343 पूरा पूरा। अच्छा 3 है क्या, नीचे 3 है, नीचे 3 आ रहा है, ठीक है, 4 नहीं है, नीचे 3 है। 3 चौक 12, फिर बचा कितना आपके पास 1, 3 पंजो 15, फिर 2 बचा, 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9.33, ये सेंटीमीटर है आपके पास। तो h का मान कितना आ गया 45733.33 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड कर दो, 457.33 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो आंसर आएगा आपके पास 457.33 मीटर। इस आगे के 33 को छोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा ए, आपका राइट आंसर, ठीक है। मीटर में निकाल दिया मैंने, 100 का डिवाइड कर दिया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 48। ए हॉर्स इज tethered for a grazing inside a rectangular field 70 meter and by 52 meter and is tethered to one corner by a rope 21 meter long. How much area can it graze? Can it graze? तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाएंगे। ये प्लॉट है आपके सामने, और एक यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, उसकी लेंथ है वो 70 मीटर है, और ब्रेथ है वो 52 मीटर है। एक आप रोप ले रहे हो, और इस रोप से एक घोड़ा बांध रखा आपने, यहाँ पे ये घोड़ा बांध रखा है। अब ये घोड़ा कहाँ कहाँ चढ़ सकता है, अगर आप देखोगे तो
ये घोड़ा चढ़ सकता है, इसकी लेंथ जो है वो 21 मीटर है। इसकी लेंथ क्या है? 21 मीटर है। तो ये क्या 20 मीटर के रेडियस का जो आपके पास बनेगा ना क्वार्टर, 21 मीटर रेडियस का जो क्वार्टर बनेगा वहां तक रेंज कर सकता है ये, ठीक है। ये क्वार्टर बन गया आपके पास, क्वार्टर यानी 21 मीटर रेडियस का जो क्वार्टर बनेगा, 21 इसका एरिया निकालना है, इसमें चढ़ सकता हो, ठीक है। यहाँ तक जा सकता है, जहाँ जहाँ रेडियस जाएगी 21 वहाँ तक जा सकता हो। इसका एरिया क्या आएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पूरे सर्कल का क्या है ये? हाफ 1/4 है। पूरे सर्कल का क्या है ये? 1/4 है, ठीक है। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आएगा? 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21। ये हो जाएगा आपके पास 44 इंटू 21/4, तो 2 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। 21 दूना 42, 4 21 दूना 42 और 4 46/2। तो आंसर कितना आ रहा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? 21 थी आपके पास है ना, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अच्छा 66 आएगा यहाँ पे करेक्शन कर लेना भाई आप, 66 आएगा, 44 नहीं आएगा, ठीक है। एक तो आप यहीं पे करेक्शन कर लो, ये 22 है तो 2 दूना 4 ये 11 आ जाएगा, 11 तिया 33, 33 इंटू 21 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो 21 63 6, 63 और 6 69 और डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल आंसर क्या है? 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिकी 12, 2 पंजे 10, 346.5 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आगे चले भाई, इसको करेक्शन कर लेना, ये ओवरराइट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ए रेस बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम in 100 minutes. It cover the same distance upstream in 122 minutes, ठीक है। The speed of the boat in still water is 34.5 km/h. The speed of the stream will be, speed of the stream निकालनी है। देखो एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक होता है अप स्ट्रीम। एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम होता है, समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि आपको किसी नदी में आप तैर रहे हो तो आप नदी की दिशा में जाओगे, उसको डाउन स्ट्रीम। तो नदी की दिशा में जाओगे तो क्या होगा? आपकी जो स्पीड होगी वो नदी की जो स्पीड होगी दोनों स्पीड अप करके आप जाओगे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होती है? आपकी स्पीड x प्लस नदी की स्पीड y, ठीक है। ये स्पीड ऑफ बोट होती है, बोट स्पीड होती है ये, और ये क्या होती है? स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर, रिवर या स्ट्रीम बोल सकते हैं। जबकि डाउन स्ट्रीम में क्या होती है? स्पीड x माइनस वाई होती है। क्या होती है? x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट में जा रहे हो, आप क्या जा रहे हो? रिवर के अपोजिट में जा रहे हो, तो रिवर क्या करेगा? आपको अपोज करेगा, उस केस में नेगेटिव हो जाएगी स्पीड। अब आप क्या बोल रहे हो कि पहले केस में क्या करो आप? डाउन स्ट्रीम में 110 मिनट 66 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो 110 मिनट में। तो यहाँ पे जो टाइम T1 है वो आपके पास 110 मिनट है। इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, 110 बटे कितने 60, तो कितना आएगा आपके पास 11/6 आवर्स। और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है आपको दूसरे केस में? वही डिस्टेंस 66, सॉरी डाउन अप स्ट्रीम में ये 122 मिनट्स लेता है, ठीक है। सेम डिस्टेंस को 122 मिनट, 120 मिनट्स, 122 नहीं 120 मिनट्स, यानी हो गया 2 आवर्स, 2 आवर्स हो गया। 60 का डिवाइड कर देना, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 120 मिनट्स का मतलब 2 आवर हो गया। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में बात करूँ तो x प्लस वाई क्या आएगा मेरे पास? डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है? 66 और टाइम कितना है मेरे पास? 11/6। तो 11 से कट जाएगा 6 और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में मैं जब स्पीड लगाऊंगा तो क्या आएगा? अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो 66 ही रहेगी, लेकिन आपके टाइम जो है वो 2 आवर्स है। कितना है? 2 आवर्स। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 33 kmph। अब आपको x प्लस वाई दे रखा है कितना? 36 kmph,
और x माइनस वाई दे रखा है आपको 33 kmph। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x निकालना हो तो बड़ा इजी है। कैसे? x की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा आपके पास 69 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा 38.5। 38 नहीं, ठीक है, 34.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 34.5 kmph। और अगर y की वैल्यू पूछ रहा है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू उनको माइनस करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आएगा 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 किलोमीटर पर। तो आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप बिना देखे इस पर टिक कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अगर 101 का आपको स्क्वायर चाहिए तो आपके क्या आएगा? 10201 आएगा आंसर। और अगर 1001 स्क्वायर चाहिए तो क्या आएगा? 100201 आएगा आंसर। और अगर 100001 स्क्वायर चाहिए तो 3 जीरो आ जाएंगे बीच में, 2001। और अगर 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, स्क्वायर चाहिए तो 4 बार 0 आ जाएंगे, 4 बार 0 आ जाएंगे आपके पास। दिस इज आंसर। आपके 3 जीरो है ना, तो बीच में 3 जीरो आएंगे आपके पास, 3 जीरो वाला आंसर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आज के आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर हम पेपर इससे सॉल्यूशन करते रहेंगे सारे पेपर्स। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।